हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। हमारा सोशियोलॉजी वर्कशॉप शुरू है, उसमें टॉपिक शुरू है पॉपुलेशन डायनामिक्स। हमने थ्योरी लेक्चर कर लिया जहाँ पे हमने 10 पॉइंट फ्रेमवर्क सीखा। पीवाईक्यू स्टेज 1 कर लिया जहाँ पे हमने 10 पॉइंट फ्रेमवर्क को कैसे स्ट्रक्चर्ड करते हैं आंसर में वो देखा। डे 3 में जो पीवाईक्यू स्टेज 1 था वहाँ पे हमने फ्लो को कैसे मेंटेन रखें सोशियोलॉजी के आंसर में वो देखा। 4th में हमने सोशियोलॉजिकल स्क्रूटिनी कैसे करें डेटा की वो सीखा और जो फाइल थी वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी है डेटा शीट की। आज हम आ गए हैं डे 5 पे जो है स्टेज 2। यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस करने वाले। ये शायद 2014 का है, 15 का है एंड ये 16 या 17 दोनों में कोई है। ठीक है, जानबूझ के हमने एक ही थीम के क्वेश्चन यूज़ किए हैं जो है एजिंग। तीनों के तीनों क्वेश्चन एजिंग पे आए हुए हैं। एजिंग का पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, तो आज हम यही देखेंगे कि जो हमारा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है वो कैसे टैकल करता है इन 3 क्वेश्चंस को, और तीनों में आंसर हमारा अलग बनेगा, एक जैसा नहीं बनने वाला। कंटेंट लगभग सेम होगा बट उसका जो फ्रेमिंग करेंगे वो एकदम क्वेश्चन की डिमांड मैच हो वैसी हो जाएगी 10 पॉइंट फ्रेमवर्क से। नहीं तो जनरली वही हमारा एक 1 पेजर होता है जिसमें एजिंग का डेटा ये वो होता है, 2-3 थिंकर होते हैं और उसको हम फिट बिठाने का ट्राई करते हैं। फिर एजिंग का कोई भी क्वेश्चन आए आपका माइंड इस पे जाएगा। ओके, बट अभी वैसा नहीं, आपका माइंड जाना चाहिए 10 पॉइंट फ्रेमवर्क में बस, और किसी पे नहीं। फिर क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से उसको कैसे मैनेज करना है वो आज हम देखेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हैज़ एक्टिव एजिंग बिकम अ ग्लोकल गोल। ग्लोकल मतलब ग्लोबल प्लस लोकल दोनों मिलके ग्लोकल, मतलब स्टार्टिंग में ही हमें बताना पड़ेगा कि ये कैसे ग्लोबल गोल भी हो गया है एक्टिव एजिंग एंड लोकल गोल भी है। ये हम इंट्रो में बता देंगे। डू यू एग्री दैट द रोल ऑफ एल्डरली केयर गिविंग इज डिसप्रपोर्शनेटली जेंडर्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज। थोड़ा सा टफ लग सकता है फर्स्ट इसमें ग्लांस में ये क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा है बॉडी पार्ट। ओके, बॉडी पार्ट में हमें ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट जो हमें पूछा गया है वो जनरल नहीं पूछा है, डेवलपिंग कंट्री के लिए पूछा है। ओके, एंड सेकंड जो डिमांड है कि जो केयर गिविंग की जिम्मेदारी है वो फीमेल पे ज़्यादा आती है मेल से। ओके, फीमेल की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेल से, और वो भी कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्री में। ओके, टू कीवर्ड क्वेश्चन है ये, समझ गए आप। ओके, सो शुरू करते हैं फर्स्ट इंट्रो, उसके बाद बॉडी में। जैसे हमने कहा था कि डेटा शीट दी है आपको, तो उसमें जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन मतलब डेटा शीट आपको फैक्ट्स है वो दिया है वो डालने के लिए, जैसे ये फैक्ट आपकी थी जो यहाँ पे अच्छे से मैच हो गई कि हमें ग्लोकल पूछा था ना, तो ग्लोकल में ग्लोबल और लोकल दोनों बता दिया कि यूएन ग्लोबली क्या बता रहा है, कैसे बढ़ रही है पॉपुलेशन और इंडिया की कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों जगह पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये ग्लोकल हो गया। ओके, डिमांड मैच हो गई इंट्रोडक्शन में। और एक्टिव एजिंग थोड़ा नया वर्ड है, रेगुलर यूज़ में नहीं है, इसलिए हमने एक्टिव एजिंग भी डिफाइन कर दिया। WHO की डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, ज़रूरी डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी है वही आप यूज़ करते हो, तो एक इन्फॉर्म्ड इंट्रोडक्शन लगता है, ऐसा नहीं बनाया हुआ है। ओके, सो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया 20 मार्कर से। थोड़ा सा बड़ा इंट्रोडक्शन चलेगा और चाहिए भी। एक्टिव एजिंग हम पहले डिफाइन कर दिए यहाँ पे, और फिर ये ग्लोकल कैसे वो बता दिया। तो शुरुआत हमारी अच्छी हो गई। अब सीधा आते बॉडी पॉइंट पे। जैसे हम करते हैं, एल्डरली केयर गिविंग इज डिसप्रोपोर्शनेटली जेंडर्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, पूरा का पूरा हेडिंग लिखा। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा जो भी आएगा, मतलब जो दिमाग में आएगा वो आना चाहिए सिल्विया बॉल्बी। ओके, सिल्विया बॉल्बी ने क्या कहा था, पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो हम यहाँ पे कब बताएंगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे डेवलपिंग है ना, तो मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके एट्रीब्यूट्स हमें पता होंगे। कैसे कि पर कैपिटा GDP कम होगी। ओके, ट्रेडिशन अभी भी प्रिवेलेंट हो गए, रूल ऑफ लॉ अभी भी इतना ग्राउंड लेवल पे नहीं होगा। ठीक, ये कुछ एट्रीब्यूट है, उसको हम यूज़ करते जाएंगे। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट में हम क्या डालें, हमारा क्या है, सिल्विया बॉल्बी का है पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन। पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन मतलब जो फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, वहाँ पे केयर गिविंग का वर्क जो होगा वो फीमेल का होगा।
ओके। तो इससे ये जो है हमारा पॉइंट सोशियोलॉजिकल, उससे हम कीवर्ड को मिक्स कर देंगे। डेवलपिंग कंट्री में जनरली क्या होगा, जो यूनिवर्सल केयर गिविंग होगा या जो यूनिवर्सल पेंशन होता है एल्डरली को, वो नहीं होता है, या पेंशन पेनिट्रेशन कम होगा। ओके, तो इंस्टीट्यूट्स नहीं है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होती है केयर गिविंग के लिए, वो नहीं है, इसलिए जो भी बर्डन आता है वो फीमेल पे आता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ गए हम कैसे बना है, मतलब जो हम सोशल मूवमेंट फर्स्ट चैप्टर में देखे थे 2 पॉइंट कैसे मिक्स करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही करें कि हमारा पॉइंट सोशियोलॉजिकल पॉइंट था पेट्रियार्की को हम मिक्स कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री के साथ कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो केयर गिविंग कौन देगा, फैमिली। तो वही पॉइंट हम लिखे, इन डेवलपिंग कंट्रीज एल्डरली केयर गिविंग इज डिसप्रोपोर्शनल जेंडर्ड बिकॉज एज, ये फर्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये अपनी हेडिंग में ही सीधा यहाँ से, सिल्विया वॉल्बिस कंसेप्ट ऑफ पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन एक्सप्लेन्स फैमिलीज रिमेन द प्राइमरी वेलफेयर यूनिट ड्यू टू वीक स्टेट केयर। ओके, तो हमारे दोनों पॉइंट आ गए, डेवलपिंग का भी आ गया और यहाँ पे पेट्रियार्की का भी आ गया। जो डिमांड थी कि क्यों हो रहा है डेवलपिंग में, यही पूछा था, फर्स्ट हमने बता दिया पेट्रियार्की। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, हम पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट था, आई होप हम जब यहाँ पे कर रहे हैं आप भी एक कागज़ लेके बैठे हो और शुरू है आपका, ठीक है। जब तक लाइव क्लासेस शुरू नहीं होती तब तक आपको लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर का सेकेंड पॉइंट था कास्ट सिस्टम, जो अम्बेडकर जी का था, क्या था, जेंडर्ड इनइक्वालिटी। तो जेंडर्ड इनइक्वालिटी में हम कह सकते हैं अम्बेडकर जी का कि जो कास्ट सिस्टम है प्लस पेट्रियार्की, इनका जो इंटरसेक्शन होता है, ये सपोज कास्ट है, ये पेट्रियार्की इंटरसेक्शन, वहाँ पे जो दलित वुमन होती है उसे ड्यूअल बर्डन फेस करना पड़ता है। क्यों, एक तो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री मतलब एक काम करो, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेवलपिंग कंट्री मतलब इंडिया के जो एट्रीब्यूट्स है वो डालना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि आपका जीएस में भी, इवन जीएस 2 में, जीएस 1 में जनरली पूछते हैं डेवलपिंग कंट्री के अराउंड, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग है। तो अगर हम इंडिया के एट्रीब्यूट देखें तो क्या होगा, इनफॉर्मल वर्क इंडिया में है ना, इनफॉर्मल वर्क, प्लस जो ऊपर का पेट्रियार्की का एंगल था वही कि वुमेन को केयर गिविंग ज़्यादा देनी पड़ती है। तो अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो हम लिखेंगे कि जो दलित वुमन है उसे ड्यूअल बर्डन फेस करना पड़ता है। एक तो इसका इनफॉर्मल वर्क है जहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, प्लस वो वुमन है तो उसे केयर गिविंग भी देनी पड़ती है। तो इन दोनों का मिला के डिसप्रोपोर्शनेट हो गया, जो और जेंडर्ड भी हो गया, डिसप्रोपोर्शनल जेंडर्ड। ओके, तो वही हम लिखें सेकंड पॉइंट हमारा कि डेवलपिंग सोसाइटी में वर्ड्स हम चेंज किए जा रहे, हमेशा डेवलपिंग कंट्री ना लगे। तो दिस बर्डन लिंक कर दिया हम, मतलब ऊपर का जो बर्डन इज फर्दर स्ट्रेटिफाइड, लिंक हो गया मतलब फ्लो हो गया हमारा, इन डेवलपिंग सोसाइटी थ्रू बी आर अम्बेडेड ग्रेडेड इनइक्वालिटी वेयर कास्ट एंड क्लास हायरार्कीज इंटरसेक्ट विद पॉवर्टी कंपाइलिंग लोअर कास्ट वुमन। ऊपर हम देखे थे बस जेंडर्ड बोला है ना, तो वुमन कह रहा हूँ, ऊपर बस वुमन देखें, यहाँ पे लोअर कास्ट वुमन देख लिया। टू कंबाइन इनफॉर्मल वर्क विद इंटेंसिव एल्ड केयर, ठीक। तो समझ गए हम 2 पॉइंट, हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया, सोशल स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम वुमन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड पॉइंट अब हमारा था पीयर बॉडी। पीयर बॉडी में हम क्या देखे थे कि जो कल्चर होता है, कल्चरली कॉमन सेंस बन जाता है ऊपर के स्ट्रक्चर का। देखो हम हर एक क्वेश्चन में सेम ही लैंग्वेज यूज़ करें, कुछ चेंज नहीं करें, बस कंटेक्स्ट डाले जा रहे हैं। यहाँ पे कंटेक्स्ट है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। सो पीयर बॉडी क्या कहते हैं कि ऊपर का स्ट्रक्चर है वो कॉमन सेंस बन जाता है। तो क्या कॉमन सेंस बनता है कि वुमन को केयर देनी ही है फैमिली में, ठीक है, केयर का काम होगा वुमन का, ये बन गया कॉमन सेंस। सो हमारा सोशियोलॉजिकल नुआंस जो था वो हो गया, प्लस अब हमें डेवलपिंग कंट्री का डालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम ये तो देख लिए कि वुमन दे रहा है केयर वर्क, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो केयर वर्क होता है वो होता है अनपेड। क्यों अनपेड होता है, क्योंकि जो अनपेड कैसे है ये बताने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इंडिया में बहुत कम है, अराउंड 40% है, ठीक है। अब पहले तो
7 कुछ था, अभी जाके 40% हुआ है। ठीक है, तो दोनों हम यूज़ कर लिए कि ऊपर का स्ट्रक्चर को हमने कहा कि कॉमन सेंस बना दिया है, और कॉमन सेंस बना दिया है इसलिए अब उसे हम पे भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये वर्क ही देना ज़रूरी है, और ये कहाँ होता है, डेवलपिंग कंट्री में होता है। ठीक है, तो वही हम लिखें पियर बॉर्ड्यू का कल्चरल नॉर्मलाइजेशन इज स्ट्रॉन्गर इन डेवलपिंग कंटेक्स्ट। ऊपर का जो कल्चर बन गया वो कॉमन हो गया। एज पियर बॉर्ड्यू सजेस्ट केयर गिविंग बिकम्स सिंबॉलिक ड्यूटी rather than labor, especially where low female workforce participation limits recognition of care as economic work। ठीक, सो फोर्थ पॉइंट हमारा था, यहाँ पे देख लें पियर बॉर्ड्यू तक के कल्चर बन गया, ओके, जिससे डिसप्रोपोर्शनेटली जेंडर्ड केयर गिविंग में है डेवलपिंग कंट्री में। अब फोर्थ पॉइंट हमारा था जॉर्ज मेड। जॉर्ज मेड का क्या पॉइंट था, सोशलाइजेशन के, जो सोशलाइजेशन होता है वो जनरेशन टू जनरेशन ये पॉइंट मूव करता है, ओके। और सोशलाइजेशन के फैसेट्स क्या होते हैं, एजुकेशन, ओके। और डेवलपिंग कंट्री इंडिया में एक बहुत इश्यू बड़ा है क्या एजुकेशन में, कि एजुकेशन है वो मॉडर्न लाइन पे नहीं है, अभी भी ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है, उसी को हम चलाते जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे सिस्टम में क्या होता है, अपने आप जेंडर्ड बायस रहता है, ओके। अगर एजुकेशन से ही आपको जेंडर्ड बायस मिल रहा है तो आप ऐसे समझ लेते हो कि जो फीमेल का रोल है वो है केयर गिविंग, ओके। तो सोशलाइजेशन से ये आ गया कि वुमेन का रोल है केयर गिविंग, इसलिए डेवलपिंग कंट्री में डिसप्रोपोर्शनेट रहता है, यही हमने कहा। दिस नॉर्म्स, मतलब ऊपर पैराग्राफ खत्म हुआ, नॉर्मलाइजेशन, फिर दिस नॉर्म्स आर रिप्रोड्यूस अर्ली, ड्राइंग ऑन जॉर्ज हर्बर्ट मीड। सोशलाइजेशन डेवलपिंग कंट्री टीचर्स गर्ल केयर गिविंग रोल्स विद एक्सटेंडेड फैमिली, रीइंफोर्स बाय लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। ये नहीं लिखा फिर भी चलेगा, यहाँ तक आपका ठीक है पॉइंट। ठीक है, आपका जो 20 मार्कर्स है इसलिए पैराग्राफ थोड़े बड़े बने हैं, बट 20 मार्कर्स में भी आपके 8 पॉइंट में 7 पॉइंट तक ही आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आपने मतलब अभी जो बोल रहा हूँ मैं कि कट करके फिर आपके 8 पॉइंट आ रहे हैं, लिख के देखा हमने तब समझ में आ गया ये चीज़। अब 5th पॉइंट यहाँ पे हम समझ गए कि सोशलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल सोशलाइजेशन का जो फैसेट है एजुकेशन, उससे कैसे डिसप्रोपोर्शनेट हो गया है डेवलपिंग कंट्री में। अब 5th पॉइंट हमारा है टेलकट पार्सन, और पार्सन के साथ है ना ओकले। पार्सन का क्या था, इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड एक्सप्रेसिव रोल, ओके। यहाँ पे बस फीमेल के बारे में पूछा है जेंडर्ड, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल रोल को हम निगलेक्ट कर देंगे पैराग्राफ में, ये बताने की ज़रूरत नहीं। बट एक्सप्रेसिव रोल में हम बताएंगे कि एना ऑकले कहती है कि अनपेड लेबर बर्डन आता है, ओके। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहाँ पे यूनिवर्सल पेंशन नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए जो अनपेड लेबर बर्डन होता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर एज में ही आपको केयर गिविंग देना पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, बट आप एक लाइफ साइकिल में ही, मतलब बचपन से आप ओल्ड एज तक आपको केयर गिविंग देनी पड़ती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वुमेंस का एक्सप्रेसिव रोल होता है। ठीक है, तो हम बता दिए, मतलब यूज़ कर लिए पार्सन एना को। इसे हम लिखे कैसे, यूजिंग पार्सन्स रोल थेरी एंड एना ऑकलेज अनपेड डोमेस्टिक लेबर। सेम लाइंस ऊपर की हमारे जो चले, बस अब कंटेक्स्ट, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स कन्फाइन वुमेन टू एक्सप्रेसिव रोल वाइल एब्सेंस ऑफ पेंशन केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड देयर लाइफ लॉन्ग केयर बर्डन, ओके। मैच डिमांड अपने आप हो जा रही है, बट वही ध्यान रखना है हमें, मतलब प्रैक्टिस से हो जाएगा कि कैसे कंटेक्स्ट को डालते रहें जब 2 कीवर्ड क्वेश्चन हो, ओके। अगर जनरली पूछ रहे हैं इन्होंने कि डिसप्रोपोर्शनेटली जेंडर्ड हो गया तो आसान हो गया, फिर तो कुछ ज़्यादा करना नहीं। बट ऐसे क्वेश्चन 10 मार्कर्स के लिए आते हैं, जो आपको 2 कीवर्ड्स या 3 कीवर्ड्स क्वेश्चन आते हैं वो 20 मार्कर्स के लिए आते हैं। और अगर आपने ऐसे कनेक्ट करके और कहीं पे आपकी थोड़ी सी गलती भी हो गई किसी पैराग्राफ, तो वो माफ़ होगा आपको, मतलब ज़्यादा इशू नहीं है। बट ऐसे लिखते चले गए तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे 20 मार्कर पर। आपका जो मतलब मोस्टली जो एज मिलता है वो 10 मार्कर्स में इतना नहीं मिलता,
यहाँ पे कितना भी अच्छा लिख लो 0.5 या 1 मार्क का ही डिफरेंस आएगा, बट जो मैसिव डिफरेंस आता है वो 20 मार्कर्स में आता है। सो 20 मार्कर्स का और आपको मिलता भी 15 मिनट्स है। 3 पेजेस ही लिखने हैं तो ये आराम से हो जाता है। अच्छी हैंड राइटिंग, थोड़ा सोच के कि आप स्ट्रक्चर कैसे बनाने वाले हो, ये सब अच्छे से करना है इसमें। ओके, सो 5th पॉइंट हमारा हो गया। 6th पॉइंट है मार्क्स प्लस लीला दुबे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम यूज़ किए कार्ल मार्क्स की थ्योरी कैपिटलिज्म या मार्क्सिज्म, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्टेट मशीनरी होती है या इवन सोसाइटी, जो लीला दुबे का यूज़ किया है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस वो प्रॉफिट पे काम करते हैं। ओके, मैक्सिमाइज करना चाहती है प्रॉफिट और मिनिमाइज करना चाहती है लेबर वेज। ऐसी कंडीशन में जो स्टेट एंड सोशल इंस्टीट्यूट दोनों ट्राई करते हैं कि जो केयर वर्क है वो एक्सटर्नल सोर्स से ही हो। ओके, और ऊपर के स्ट्रक्चर से हम देखें कि एक्सटर्नल जो सोर्स होता है वो होता है वुमन, जो देती है केयर। ओके, सो मार्क्स का और लीला दुबे का समझ गए। मार्क्स ने कहा था कि जो कैपिटलिज्म है वो प्रॉफिट देखता है, जैसे स्टेट हो गया कैपिटलिस्ट स्टेट, और लीला दुबे कहती है कि जो सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी प्रॉफिट ही देखती है। ठीक है, जैसे फैमिली, किनशिप। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि लेबर का वेज कम कर दो, बट लेबर कौन है केयर इकोनॉमी में? वुमन। ठीक, तो आ गया डिस्प्रोपोर्शनेटली जेंडर यहाँ पे भी, क्योंकि हमने लीला दुबे को ऐड कर दिया है। लीला दुबे हो गई हमारे फेमिनिस्ट। ठीक है, सो इस पॉइंट को हम कैसे लिखें? फ्रॉम अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल इकोनॉमिक या मार्क्सिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमिक या मार्क्सिज्म लिखा। फिर कार्ल मार्क्स हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ इनफॉर्मल लेबर dominated economies externalize elder care cost to household disproportionately onto women। ठीक है, पैराग्राफ अच्छा बन गया अभी हमने, मतलब जो ऊपर बोलते आ रहे हैं उसी से कनेक्टेड। सो अब 7 पॉइंट हमारा होगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा में था इरविन गॉफमैन। देखो बिटवीन द पॉइंट ना एकदम कम टाइम लग रहा है आपको सोचने को, एकदम से आ जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा। तो इसकी वजह से जो 2 कीवर्ड क्वेश्चन है या 3 कीवर्ड क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे अगर फ्रेमवर्क है आपके पास तो। ठीक, स्टिग्मा थ्योरी में हमने क्या देखा था कि लेबल होते हैं, हम लेबल दे देते हैं। वुमन को लेबल दे दिया है कि केयर करना आपका ऑब्लिगेशन है, ऐसा नहीं आप किसी को हेल्प कर रही हो या इकोनॉमिकली सस्टेन होने को आप मदद कर रही हो, ऐसा स्टिग्मा प्रोड्यूस किया जाता है। और इसलिए वुमन को भी लगता है कि जो हम कर रहे हैं उसका पैसा क्या मांगना, ये तो हमारा ऑब्लिगेशन है यही करना। ठीक है, और ये बात इसी बात को हमने कहा स्टिग्मा, जो बताया था हमने इरविन गॉफमैन ने। ओके, तो अब स्टिग्मा ही है वुमन को ही लग रहा है, इंटरनलाइज ऐसा हो गया है कि केयर करना तो हमारा ऑब्लिगेशन है, तो हो ही गया। ये तो इंटरनली एकदम हम उनमें डाल दिए कि आप ही को करना है। ठीक है, तो इसे हम लिखे एट द इंटरैक्शनल लेवल इरविन गॉफमैन शोज हाउ केयर गिविंग वुमन इन डेवलपिंग सोसाइटी रिमेन सोशली इनविजिबल। इनविजिबल क्यों? क्योंकि वे आवाज़ नहीं उठाती कि पैसा दो, केयर गेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब 8 पॉइंट हमारा था, 8 पॉइंट था मिशेल का। ओके, अब देखो जो हम 8 पॉइंट लिए ना मिशेल का, वो अब कंक्लूजन, इसलिए अभी तक तो हम सोसाइटी इंटरनलाइज कैसे होता है स्टिग्मा थ्योरी में ये सब देखें। अब हम खींच रहे गवर्नमेंट को, तो लास्ट में ना एक अच्छा सा इम्पैक्ट हो जाएगा कि बस सोसाइटी नहीं बट गवर्नमेंट का भी इसमें है डेवलपिंग कंट्रीज में इशू। ठीक है, कैसे कि गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम है वो नहीं चला रही। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी कि आप, ये हमने बनाया हुआ है हर एक ग्राम पंचायत में, आप आओ एल्डरली, हम आपको खाना देंगे या आपको मतलब कुछ साइकोलॉजिकल हेल्थ है ये वो हम सब करेंगे, तो जो घर में वुमन है बैठे हुए उनको क्यों कुछ करना पड़ेगा ना?
बट ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो उतना है ही नहीं। इंडिया में हार्डली 4 to 5% लोग टैक्स दे रहे हैं, और उसमें भी सब्सिडीज इतना है जैसे PDS कि वो कम पड़ रहा है एल्डरली हेल्थ केयर के लिए। तो इसके वजह से मिशेल का हम पॉइंट डाल के बोल सकते हैं बायोपॉलिटिक्स में बस मैनेज हो रहा है जो हो रहा है, जैसे कुछ फ्रीबीज दे दिए ये वो, बट एक इंस्टीट्यूशन पूरा रेडी नहीं है जो केयर करे। इसी को हमने कहा यहाँ फाइनली, एज मिशेल फुको बायोपॉलिटिक्स एक्सप्लेन, डेवलपिंग स्टेट मैनेज एजिंग थ्रू मिनिमल वेलफेयर relying on unpaid family care instead of institutional health care। ठीक है, सो 8 पॉइंट हमारे अच्छे से हो गए। सो हमारा कंप्लीट हो गया, 20 मार्कर्स अच्छे से लिखा। अगर हम कंक्लूजन देखें तो जनरली 20 मार्कर्स में क्या करो, जो भी हम अभी तक लिखे हैं उसे समराइज कर दो। कंक्लूजन का मीनिंग ही समराइज करना है। तो अगर हम समराइज करते हुए बट यहाँ पे एक फैक्ट डालना ज़रूरी है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, हाउएवर। कंक्लूजन से पहले ना कुछ वर्ड्स डाला करो, जैसे हाउएवर हो गया या सो हो गया या देयरफॉर हो गया, जिससे एक समझ में आए कि आप कंक्लूजन की तरफ चले गए हो। ठीक, सो हाउएवर इंक्रीजिंग फीमेल एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, एक्सपांशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल केयर इन सम डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, यहाँ पे आप इंडिया भी डाल सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि पेपर 2 है, इंडिया के अराउंड ही शुरू हैव बिगन टू स्लाइटली रीडिस्ट्रीब्यूट स्लाइटली। ठीक, क्योंकि ऊपर तो हम आर्ग्यूमेंट दिए ना पूरा, ये मतलब ये दिए, तो ठीक है स्लाइटली डाल दिए, रीडिस्ट्रीब्यूट केयर गिविंग रोल्स थ्रू दीज रिमेन्स लिमिटेड एंड अनइवन। यहाँ पे आप फैक्ट डाल सकते हो या डालना चाहिए जो है कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेट 40% हो गया है, जो NSS का है ना, नेशनल स्टैटिस्टिक सर्वे, उसका 40% वो डाल सकते हो कि जो अर्बनाइजेशन या एक्सपांशन ऑफ फीमेल लेबर फोर्स सर्वे, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वो डाल सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं आप, ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट है 10 मार्कर, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली इन इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे देख के मतलब लग सकता है कि एल्डरली ही है तो वही कि हमने जो लिखा है वही लिख दो, नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर एकदम से अलग होने वाला है, वो हम देखेंगे कैसे। मतलब वही सब होगा, 10 पॉइंट फ्रेमवर्क ही होगा, बट वर्ड के साथ हम खेलेंगे बस, और कुछ चेंज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जनरली अगर आप किसी का भी आंसर देखो, मतलब जनरली हम क्या करते हैं ऐसे आंसर में कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, तो फर्स्ट हेडिंग हम डालें प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली। ओके, यहाँ पे फिर हम लिख दिए 1 2 3 4 जोड़े जितना भी पॉइंट लिखे, और सेकंड में आए और लिखे डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सॉल्व दिस देयर प्रॉब्लम। ठीक, ये सेकंड हेडिंग, और यहाँ पे 1 2 3 4 बट ये हो गया आपका प्योरली डिस्क्रिप्टिव आंसर। यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि आप फर्स्ट प्रॉब्लम डालते जाओगे जो भी आए, मतलब नोट्स में होंगे, और फिर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव डालेंगे। ठीक, बट वैसा नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा एक क्वेश्चन है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम बता देते जाएंगे और उसके नीचे ही उसका सॉल्यूशन देते जाएंगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स म्हणजे मतलब किसका पर्सपेक्टिव, यहाँ पे थिंकर्स के पर्सपेक्टिव लिखने पड़ेंगे हमें। ओके, बस सॉल्यूशन नहीं पूछा है, अगर वो पूछते तो बोल सकते हैं ना व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम्स, बट वैसा नहीं है फ्रेमिंग वर्ड्स का, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पूछा है, और पेपर 2 में हमारे पास थिंकर ही नहीं होते, तो ये ऐसा 10 मार्कर आसान लगता है, मतलब लग सकता है, बट फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि थिंकर्स ही नहीं है और स्पेसिफिकली थिंकर पूछेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फ्रेमवर्क से जाते हुए देखेंगे, बट क्या करेंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे और उनका सॉल्यूशन देते जाएंगे, क्योंकि हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है वो यूनिक है सब, कुछ पेट्रियार्की को लेके, कुछ पेट्रियार्की और कास्ट का इंटरसेक्शन लेके, तो उसके सॉल्यूशन भी तो यूनिक होने चाहिए। आप यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दिया और यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया, किसका क्या है वो तो पता नहीं चलेगा, आप तो सोशियोलॉजिस्ट हैं, राइट। तो वैसे ही करते जाएंगे। पहले हम जो हमने बार बार कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन डायनामिक्स में आपको डेटा देना ही है। इंट्रोडक्शन में
कंक्लूजन में दोनों साइड दिया तो अच्छा, नहीं तो इंट्रोडक्शन में तो होना ही चाहिए डेटा। ठीक, तो प्रॉब्लम में वही एल्डरली के वही वाला हमने लिख दिया कि यूएन का डेटा जो है अच्छा डेटा है। ओके, फिर आ गए प्रॉब्लम में, फर्स्ट आ गई हमारी सिल्विया वॉल्वी। सिल्विया वॉल्वी मतलब पेट्रियार्की, सिल्विया वॉल्वी। अब पेट्रियार्की का आप आपके हिसाब से पॉइंट डाल दो, ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही डालना है, बट सिल्विया वॉल्वी ही यूज़ करना है फर्स्ट। उसके बाद आप अनपेड केयर वर्क डाल दो, अनपेड केयर डाल दो, या इवन एसेटलेस है वुमन वो डाल दो। एल्डरली प्रॉब्लम, जो एल्डरली है वो एसेटलेस है, ठीक, या एज ओल्ड में भी उनको केयर वर्क देना पड़ता है। ठीक है, जो डालना है डालो, और उसके बाद हम पर्सपेक्टिव देंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि कैसे करना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि इट ओरिजिनेट, ऊपर का प्रॉब्लम, इन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज अक्रॉस द लाइफ कोर्स एज सिल्विया वॉल्वीज कंसेप्ट ऑफ पेट्रियार्की इंस्टीट्यूशन विच लीव वुमन एसेटलेस। यहाँ पे हमने एसेटलेस का यूज़ किया, आप केयर वर्क का डाल दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, सो और आगे हमें पूछा था पर्सपेक्टिव, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जेंडर्ड पर्सपेक्टिव, ये फॉर्मेट रख के कि जेंडर्ड पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशन क्या आएगा, स्ट्रेंथनिंग वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट, पेंशन एंड लाइफ लॉन्ग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, एकदम अच्छा पॉइंट बन गया हमारा, समझ गए क्या करना है कि ऊपर जो लिखना है वही, फिर हमने कंटेक्स्ट डाल दिया। और यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव पूछे हैं कि सॉल्यूशन, तो पर्सपेक्टिव क्या हुआ, जेंडर पर्सपेक्टिव जो हमारा है ना सिल्विया वॉल्वी का। तो आप बताओ कि आप मतलब आप ही बताओ जो सेकंड पर्सपेक्टिव होगा वो क्या हो सकता है। सेकंड हमारा पॉइंट है B.R. अम्बेडकर, क्या होगा, कास्ट सिस्टम तो है बट कास्ट पर्सपेक्टिव डालेंगे नहीं, इसको हम लिखेंगे सोशल जस्टिस पर्सपेक्टिव। ओके, अगर सोशल जस्टिस पर्सपेक्टिव मतलब हम यूपीएससी वालों के लिए तो सोशल जस्टिस एक कॉमन वर्ड है, ठीक, आ ही जाता है दिमाग में। बट अगर बाय चांस नहीं आए तो आप ये भी एंटी कास्ट पर्सपेक्टिव ये भी डाल सकते हो, मतलब एंटी कास्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन पर्सपेक्टिव ये डाल सकते हो। बट पर्सपेक्टिव ये वर्ड बार बार दिखा के हम बता रहे हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्रॉब्लम और फिर पर्सपेक्टिव। तो ऊपर हमने लिख दिया B.R. अम्बेडकर जी के आइडिया कि अभी तक तो पता हो गया, मतलब हम बार बार देख रहे हैं क्या इश्यूज़ है। तो दलित का लिख दिया हमने कि सोशल सिक्योरिटी वो नहीं है, लैंडलेसनेस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो सब एक दो पॉइंट उसमें से ले लो। और फिर सोशल पर्सपेक्टिव के अब ठीक है, जो दलित का हम बता तो दिया कि प्रॉपर्टी है वो नहीं है, या फॉर्मल इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम क्या करें, यूनिवर्सल पेंशन दे दो, कास्ट सेंसिटिव वेलफेयर स्कीम लाओ। ओके, कास्ट स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल बस मैनुअल स्कैवेंजर को के लिए लाओ। ओके, एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर क्यों, क्योंकि पेंशन की नहीं है स्कीम। ठीक है, हम पिछले इसमें देखे ना, ड्यूअल बर्डन एक इनफॉर्मल में भी है और केयर वर्क भी करना पड़ता है, वैसे ही ये हमारा हो गया मतलब पॉइंट। अब थर्ड हमारे आते हैं पियर बॉडी। पियर बॉडी आते ही अभी तक मन में आना चाहिए आपको क्या, कॉमन सेंस। ओके, के ऊपर का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एल्डरली के प्रॉब्लम हाईलाइट किए हैं पेट्रियार्की में या पेट्रियार्की प्लस कास्ट में, अब वो सब बन गया है कॉमन सेंस। तो अगर हमें कॉमन सेंस को हटाना है तो क्या करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन, या फिर रिकॉग्निशन देना चाहिए एल्डरली को, या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से ना जाए, इसलिए इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी बनानी चाहिए। तो होते जा रहा है अपना आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, पर्सपेक्टिव आते जा रहे हैं। पर्सपेक्टिव को आपको फिर क्या नाम देना है वो आपके कंटेंट के हिसाब से देख सकते हैं, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे दिया कल्चर पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमने कहा था ना कि सिंबॉलिक पावर होती है, वो क्या करती है, कल्चरली कॉमन सेंस प्रोवाइड करती है। तो कल्चरली ही हमें वो हटाना पड़ेगा, जैसे रिकॉग्निशन दे दो, अवेयरनेस कैंपेन चला दो, इंटर जनरेशन सॉलिडेरिटी दे दो। तो पियर बॉडी अच्छे से हो गया। फोर्थ हमारे आते हैं जॉर्ज मीड। अगर आपको लगे तो कहीं कहीं पॉज कर लो और लिख के देख लो कि अभी हाँ जॉर्ज मीड है, तो अभी जॉर्ज मीड क्या कहेंगे। अभी जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना तो ब्रेन में एक पैटर्न बन जाता है, वो मतलब फिर बार बार करने पे जल्दी हो जाता है ये सब।
पीयर बॉडी का क्या था, सोशलाइजेशन। जो एल्डरली है वो जल्दी सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, ओके। तो लोनलीनेस होती है, ये वो लोनलीनेस या फिर निग्लेक्ट ऐसा वैसा आता है। तो इसका आंसर भी वैसा ही होगा ना फिर। तो इस आंसर का पर्सपेक्टिव क्या होगा, सोशल पर्सपेक्टिव, क्योंकि सोशलाइजेशन देख रहे हैं ना। तो सोशल पर्सपेक्टिव में हमें लिखना पड़ेगा इसमें कि कम्युनिटी सेंटर बना दो जिससे सोशलाइजेशन है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए एल्डरली के लिए। तो इसके अराउंड लिखेंगे। सो वही साइको सोशल पर्सपेक्टिव या सोशल पर्सपेक्टिव कि कम्युनिटी सेंटर बना दो, सोशल पार्टिसिपेशन करवा दो, मेंटल हेल्थ का ये कर दो। देखो हम सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं, एक एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अच्छे से हम पर्सपेक्टिव में दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क ही थिंकर बेस बना हुआ है। जो ये डिमांड थी, हमारे सब क्वेश्चन अच्छे से मैच हो रहे हैं। थोड़ा सा हम वर्ड प्ले कर रहे हैं बट डेटा हमारा सेम है और अच्छे से हमारा जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है वो भी छुप गया है। कोई मतलब बोल नहीं सकता कि ये किसी फ्रेमवर्क से लिखा हुआ आंसर है। सो फिफ्थ हमारा था पार्सन प्लस एना ऑक्ले। अभी तक तो याद हो गया होगा, एना ऑक्ले हो गए। देखो आपको भी याद हो गया होगा, मैं मान रहा हूँ, बट छोड़ो नहीं, ये मतलब हम जो कर रहे हैं हमारे साथ हर एक क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा। सो एना ऑक्ले का था एक्सप्रेसिव रोल। एक्सप्रेसिव रोल में क्या होता है, अनपेड लेबर। अनपेड लेबर है तो क्या हो गया, अनपेड लेबर को मोनेटाइज कर दो, ओके। और ये हमारा फिर पर्सपेक्टिव क्या हो गया, मोनेटाइज अनपेड लेबर। एना ऑक्ले ने क्या कहा था, लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है, तो ये हो गया लाइफ लॉन्ग पर्सपेक्टिव। जो कीवर्ड होगा ना वही उठा लो और पर्सपेक्टिव में डाल लो, ओके। आगे अगर कोई भी क्वेश्चन आए, देखो हम मतलब अलग अलग थीम्स पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ऐसा वाला आ गया तो ये याद रखना है कि कोई भी मतलब कीवर्ड उठा लो और पर्सपेक्टिव में डाल लो, आपका काम हो जाएगा। तो लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव, लिंकिंग अनपेड केयर टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आप ऐसे ही लिखोगे दो हेडिंग में तो मतलब बिना फ्रेमवर्क के तो आएंगे ऐसे, बट वो डिस्क्रिप्टिव भी लगेंगे और सोशोलॉजी से जोड़ना भी मुश्किल है और ऐसे वैरायटी पॉइंट नहीं आते अभी जैसे आ रहे हैं ना अपने वैसे। सिक्स्थ है हमारा, सिक्स तो आसान हो गया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होगा क्योंकि मार्क्स की बात हो रही है, ओके। कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है सब, लीला दुबे और मार्क्स को ले लिया तो मार्क्स कहेंगे स्टेट भी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, इंडस्ट्रीज भी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, और लीला दुबे कहेंगे कि फैमिली भी प्रॉफिट ओरिएंटेड है। और फिर इसको सॉल्यूशन क्या होगा, एक तो इनकम सिक्योरिटी दे दो, ओके, या सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो जैसे यूनिवर्सल इनकम, ठीक है। जो कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज़ नहीं है, वेलफेयर चीज़ है, तो वेलफेयर डाल दो, यही मतलब आसान सा पॉइंट। सो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर या फिर सोशल इंश्योरेंस या फिर इनकम सिक्योरिटी, ओके, कोई भी डाल सकते हैं। तो उससे ये प्रॉब्लम जो है एल्डरली का वो सॉल्व हो जाएगा। 7.7 क्या था, स्टिग्मा। स्टिग्मा था हमारा इरविन गॉफमैन का। इसमें क्या था कि स्टिग्मा में लेबल दे देते हैं या लेबल के वजह से अब्यूज़ भी होता है क्योंकि हम ये डिपेंडेंट लगते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लीगल प्रोटेक्शन दे दो, ओके। जो अब्यूज़ हो रहा है या जो लेबल हो रहा है, जैसे आर्टिकल 17 है ना, अनटचेबिलिटी, जिससे दो अनटचेबल का जो लेबल था वो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वैसे लीगलाइज कर दो, कुछ लीगल स्टेटस दे दो, तो उसमें ये हट जाएगा। अब देखो जो सॉल्यूशन है वो आपके हिसाब से मतलब अगर आप की सोच के हिसाब से थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट जो मेन है कि हम जो जिस डायमेंशन में लिख रहे हैं वो डायमेंशन तो सेम ही रहने वाला है। तो राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज निग्लेक्ट, ठीक, क्योंकि ओल्ड एज इज ऑफन स्टिग्मेटाइज एज डिपेंडेंसी, जो पॉइंट है इरविन का वही लिख दें। अब 8 था हमारा बायोपॉलिटिक्स। सो बायोपॉलिटिक्स में वही कि जो इंस्टीट्यूशन है वो भी मैनेज कर रही है, केयर नहीं कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गवर्नमेंट का पॉइंट है तो गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। देख लो अभी तक अपने 8 पर्सपेक्टिव हो गए, वो भी बिना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के। जो थ्योरी थी वही है, इसलिए जानबूझ के आज
3 क्वेश्चन हमने लिए हैं और तीनों के तीनों एजिंग पे लिए। ओके, सो गवर्नेंस पर्सपेक्टिव किसका था? मिशेल फुको का। सो फाइनली गवर्नेंस गैप रिमेन एज मिशेल फुको बायोपॉलिटिक्स सजेस्ट एजिंग इज मैनेज्ड थ्रू फ्रैगमेंटेड स्कीम rather देन केयर। ठीक है, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव के इंटीग्रेटेड कर दो, राइट बेस अप्रोच कर दो, बस एकदम परफेक्ट बन गया आपका 10 मार्कर। और फिर इसी को हमने समराइज करके लिख दिया थोड़ा सा। ठीक, पूरे के पूरे 10 मार्कर्स में 8 पॉइंट नहीं आने वाले, बट उसकी चिंता नहीं, आपके एक 5 पॉइंट आते हैं और नीचे एक समराइज उसका कंक्लूजन। ओके, बहुत अच्छी मतलब बन जाता है इसमें। सो अब नेक्स्ट आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 20 मार्कर्स है। ओके, 2014 का क्वेश्चन है। ओके, तो व्हाट आर द डेमोग्राफिक प्रोजेक्शंस फॉर द एजिंग पॉपुलेशन 60+ फॉर द नेक्स्ट डेकेड? ओके, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर देम? ठीक, अगर कभी आपको लगे ना कि आपको एग्जैक्ट नेक्स्ट डेकेड का नहीं पता, तो जो डेटा है ना वो लिख दो। मतलब ऐसा नहीं करो कि डेटा ही नहीं लिखा, इंट्रोडक्शन में डेटा चाहिए। तो हमें फर्स्ट में हम ये बता देंगे 20 मार्कर से, तो थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि प्रोजेक्शन क्या क्या है नेक्स्ट डेकेड के लिए एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर देम। आपका टाइम बचने वाला है, मतलब क्योंकि आपका लिखने में टाइम नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा ना टाइम लो, क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चन समझ लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क तो वो है, बट देख रहे हो ना फ्रेमवर्क के हिसाब से हमारा लैंग्वेज चेंज हो रहा है, क्वेश्चन के आंसर एक जैसे नहीं है। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी? तो इम्प्लीकेशन मतलब आप पॉलिसी बनाते हुए किस चीज़ को ध्यान में रखोगे। ये नहीं पूछ रहा कि गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसी लानी चाहिए, ये नहीं पूछ रहा, ना ही ये पूछ रहा है कि विच पॉलिसी लानी चाहिए, ये भी नहीं पूछ रहा। ये पूछ रहा है कि पॉलिसी डिज़ाइन करते हुए हमें क्या किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब अज्यूम करना चाहिए। उसके साथ ही हमें ग्राउंड रियलिटी भी देखनी चाहिए, तभी तो जाके हम अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे, राइट? तो देखो ना, टोन भी एकदम मतलब सोशियोलॉजी का ही है बना हुआ कि क्या क्या ग्राउंड में ऐसा हो रहा है या क्या क्या इश्यूज है, उसको हमें कंसिडर करना चाहिए कोई भी पॉलिसी बनाते हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वही हमने जो कहा कि पहले जो लाइन है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और एजिंग मतलब हमें 1-2 ही डेटा पता थे, जैसे सपोज ये हमें पता था कि अभी कितना है, आगे जाके कितना होगा, ओके, जिससे हम प्रोजेक्शन बता दिए। बट कहीं कहीं हमें सपोज डेटा भी नहीं पता है, तो बस जो जनरल है वो डेटा के बाद लिख दो, काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा द ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो कितना है पता नहीं हमें, इज प्रोजेक्टेड टू राइज शार्पली व्हाइल फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग विल इंटेंसिफाई ड्यू टू हायर फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो बस यही लिख दो, ऐसा भी नहीं। और अगर डेटा नहीं है तो रुक जाओ, ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा जो भी डेटा पता है बता दो, और फिर 1-2 लाइन लिख दो जिससे प्रोजेक्शन का फील आए। फील आया काफ़ी है, बस हमने ये बता दिया। अब हमारा शुरू जो बॉडी का था कि इम्प्लीकेशंस बताने थे, जैसा है ठीक है। ये हेडिंग नहीं, हेडिंग होगी ये कि इम्प्लीकेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग फॉर देम। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आएगा भाई सिल्विया वॉल्वी। सिल्विया वॉल्वी में क्या कहेंगे हम कि लाइफ लॉन्ग झेल रही है वुमन। सो लाइफ लॉन्ग क्या हो रहा है इसके वजह से कि ना उनके पास एसेट है, ठीक, एसेटलेस है वो, और उसके साथ ही उनका जो पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वो भी लो है। तो फॉर्मुलेट करने हुए पॉलिसी हमें ये जेंडर एंगल देखना चाहिए, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया। ठीक है, सो हमारा हो गया इम्प्लीकेशन। फर्स्ट क्या है कि जेंडर एंगल देख लो। पॉलिसी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट एजिंग वल्नरेबिलिटी इज शेप्ड बाय लाइफ कोर्स इनइक्वालिटी। हमने तीनों क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, फर्स्ट कोई चेंज नहीं, बस अब थोड़ा सा कंटेक्स्ट को हम वर्ड प्ले कर रहे हैं बस। अब एज सिल्विया वॉल्विस पेट्रियार्की, यहाँ तक आपका सेम जा रहा है, कोई चेंज नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो एल्डरली पे ही पूछा है, बट आगे बस कंटेक्स्ट डालना जरूरी है।
वुमेन्स लोअर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टी एसेस, नेसेसिटी, जेंडर सेंसिटिव पेंशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, ये जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। सेकंड क्या होगा फिर, कास्ट सेंसिटिव होना चाहिए, राइट। तो बस अंबेडकर साहब का लिख दो। अंबेडकर साहब ने जो ऊपर कहा कि कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज हैं, ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, इसलिए टारगेटेड सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। दलित एंड ट्राइबल एल्डरली इज इसेंशियल। ठीक, दलित एंड ट्राइबल के लिए हमने कहा, ट्राइबल जनरली एसटी में ही आते हैं ना, कुछ ट्राइब्स है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एक दो ट्राइब है जो ट्राइबल में नहीं आती, एसटी में नहीं आती, बट जनरली ट्राइबल एंड दलित, दलित एससी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्लीकेशन फॉर्मुलेटिंग में बताया कि एक तो जेंडर को दे दो, कास्ट को दे दो, और थर्ड हम क्या बोलेंगे हम कि कल्चर को दे दो। कल्चर का जो कॉमन सेंस है उसको हटाने की तरफ देखो। और कॉमन सेंस को हम कैसे हटाएंगे, तो जो एक्टिव एजिंग, फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो रखा था एक्टिव एजिंग, वही हमने यूज़ किया। धीरे धीरे ना PYQ के आपके याद हो जाएंगे, मतलब जो वर्ड्स हैं, और PYQ के वर्ड्स भी डालना अच्छी बात है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पियर बॉडी का जो था, लॉस ऑफ सोशल स्टेटस अमंग एल्डरली एक्सप्लेन बाय पियर बॉडी, सिंबॉलिक कैपिटल, कॉल्स फॉर पॉलिसी प्रमोटिंग एक्टिव एजिंग, सोशल पार्टिसिपेशन एंड इंटरजनरेशनल एंगेजमेंट, नॉट मेयरली वेलफेयर। ओके, तो कल्चर वाला पॉइंट हमारा आ गया कि फॉर्मुलेट करते हुए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सिंबॉलिक पावर जो है वो कैसे है और उसे कैसे हटाया जाए। फोर्थ था हमारा जॉर्ज मीड का सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में वही कि लोनलीनेस या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज, उसको कैसे हटाएं, कम्युनिटी सेंटर बना साइकोलॉजिकल इश्यूज कैसे हटाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनाओ। ओके, या फिर अवेयरनेस जगाओ, इंटरजनरेशनल सॉलिडेरिटी लाओ, या फिर मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराओ। और इसलिए मतलब ये सब करते हुए हमें क्या देखना पड़ेगा, सोशलाइजेशन, कि भाई सोशलाइजेशन की वजह से लोनलीनेस कैसे है ये वो। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड लोनलीनेस अंडरस्टूड थ्रू जॉर्ज मेड। ओके, रिक्वायर कम्युनिटी बेस्ड केयर मॉडल्स, एल्डरली क्लब्स एंड मेंटल हेल्थ सर्विस। तो 4 पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट, टेलकेट पार्सन प्लस एना ऑकले। एना ऑकले का था एक्सप्रेसिव रोल। हमें देखना पड़ेगा कि वुमन पे एक्सप्रेसिव रोल कैसे अफेक्ट कर रहा है वुमेन्स को। जैसे है अनपेड केयर, जो हम बार बार कह रहे हैं। ओके, तो इसे कैसे करेगा, मोनेटाइज कर दो। ओके, तो वुमन का जो एक्सप्रेसिव रोल है उससे जो अनपेड केयर वर्क करना पड़ता है या अनपेड लेबर करना पड़ता है, वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉर्मूला पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हुए। तो वही केयर गिवर्स थ्रू सोशल इंश्योरेंस एंड रिस्पाइट केयर स्पेशली फॉर वुमेन। ओके, 6 पॉइंट, मार्क्स एंड लीला दुबे। यहाँ पे हम वही के क्या कहेंगे, प्रॉफिट बस नहीं देखना चाहिए हमें, और प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए तो क्या करना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए। ओके, सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या, पेंशन देना चाहिए। ठीक है, जैसे जिससे उनका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है या वो खुद की जो नीड है वो कंप्लीट कर पाए। तो वही हमने लिखा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेंस, कार्ल मार्क्स की, highlights need to move beyond contributory pensions as most elderly emerge from informal labor markets. Okay? 7th, कौन सी चीज़ है जिससे हमें देखना चाहिए, तो देखना चाहिए स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब लेबल क्या लगे हुए हैं, और वो लेबल हटाने के लिए ही हमें लीगल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। ओके, तो इम्प्लीकेशन फॉर्मुलेट मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम हमें लेबल देखने पड़ेंगे, जिससे सपोज कोई लेबल है डिपेंडेंसी का, निग्लेक्ट का। ओके, तो वो लेबल हटाने के लिए हमें लीगल देना पड़ेगा। जैसे वो आया ना मेंटेनेंस एक्ट, ओके, कि कुछ मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा चिल्ड्रंस को, उनके पेरेंट्स को, अगर वो डिपेंडेंट है तो ये मेंटेनेंस एक्ट जो पॉलिसी लाई वो कैसे लाए, जब पता चला कि स्टिग्मा है
डिपेंडेंसी का स्टिग्मा या निगलेक्ट का स्टिग्मा, तभी तो ये पॉलिसी आई, और पूछा भी वही है हमें, ठीक है। सो इसे हमने लिखा कि माइक्रो लेवल पे इरविन गॉफमैन स्टिग्मा, द नीड ऑफ लीगल प्रोटेक्शन 30%, ये जो हमारा डेटा था, ओके, कि 30% एल्डरली अब्यूज़ होते हैं ओल्ड एज होम में। ये डेटा ज़्यादा अच्छा है, आप मिशेल में लिखो, यहाँ लिखने से अच्छा है, ठीक है। अगर स्पेस है तो मिशेल में लिखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये डेटा जो था वो ओल्ड एज का था ना, ओल्ड एज होम्स जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर होते हैं। 8 पॉइंट जो हमारा है मिशेल क्या कहेंगे कि बायोपॉलिटिक्स भी हमें देखना चाहिए पॉलिसी करने हुए, कि बस मैनेज मत करो बट केयर भी करो, ओके। तो वही केयर एंड डिग्निटी अलोंग साइड इकोनॉमिक, ऊपर का कंटेक्स्ट सेम जो मिशेल का है, सॉरी ऊपर का थ्योरी सेम, कंटेक्स्ट बस हमने डिफरेंट कर दिया। तो कंप्लीट हो गए हमारे। सो हमारे ऑल 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हमने देखा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या करना चाहिए, या डिफरेंट पर्सपेक्टिव को कैसे लाते हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या इशू है। सबने हमने देखा हर एक पैराग्राफ में फर्स्ट हमारी 2-3 लाइन सेम है, जो 4th या 5th लाइन है वो बस कंटेक्स्ट के हिसाब से हमने चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो यही है हमारा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क, बहुत अच्छे से लग गया। नेक्स्ट अभी हम 6 रेशियो के अराउंड करेंगे, वो भी ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। अभी हमारे 2 डेज बाकी हैं आंसर राइटिंग के, ओके। वो ऑल मतलब स्टेज 3 आंसर राइटिंग होगी, थोड़े से माइक्रो एडजस्टमेंट करेंगे इसमें, हम एक्स्ट्रा इंडियन थिंकर्स को डालेंगे 2-3, और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे, फिर आपके 10 ईयर्स के कंप्लीट हो जाएंगे। आज भी हम 2014 तक गए ना, 10 नहीं 12 ईयर्स के, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर से।